हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप केवल। हम कर रहे हैं क्वेश्चन आस्क की सीरीज़ और इस सीरीज़ के अंदर 2024 के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक उन सभी के क्वेश्चंस को हम यहाँ कर रहे हैं विद द सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के साथ। और दिस इज़ द पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन पॉलिटी। इसके दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप सभी ने उन आई होप सो आप सभी ने उन दो पार्ट को डेफिनेटली देख लिया होगा। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। और थर्ड पार्ट के अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो है, थ्रू विच अमेंडमेंट वॉज 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। किस अमेंडमेंट के तहत 10% जो EWS का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो आया था। ये आया था 103rd अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। 103rd अमेंडमेंट एक्ट ये कब आया था? 2019 के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर हम बात करें अगर जो 102 अमेंडमेंट की, तो ये अमेंडमेंट होता है 2018 में। जाहिर सी बात है, एक साल पहले ही हुआ होगा या इससे पहले ही हुआ होगा, है ना। इसके अंदर क्या हुआ था कि इस अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था किसको? नेशनल कमीशन फॉर BC, नेशनल कमीशन फॉर OBC या अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन था उसको संवैधानिक दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया था। 104 अमेंडमेंट है, 104th अमेंडमेंट ये होता है 2020 के अंतर्गत। ठीक है, 18, 19 एंड 20। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंशन किया गया था किसको? यहाँ पर देखा गया था एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा की जो सीट्स हैं उसके अंदर रिजर्वेशन किसका एक्सटेंड किया गया था? SC एंड ST, ये दो कैटेगरीज का यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स का रिजर्वेशन है उसे एक्सटेंड किया गया था अप टू 2030 तक। 10 साल के लिए इसे बढ़ाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, एक सीट हुआ करती थी यहाँ पर एंग्लो इंडियंस की 2 सीट्स यहाँ पर आपकी रिजर्व हुआ करती थी और उन 2 सीट्स को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? डिमिनिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा। 105 अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं ये आता है 2021 के अंदर, 2021, 18, 19, 20, 21 इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया कि रिस्टोर की गई है स्टेट की पावर, रिस्टोरेशन किया गया है स्टेट की पावर्स को कि वो प्रिपेयर कर सकती हैं सोशली एंड एजुकेशनली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ये क्या कर सकती हैं? उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करने का अधिकार इनको दिया गया है। ठीक है, 105 अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ ईच कंट्री। इंडियन फेडरेशन किस देश के फेडरेशन पर बेस्ड है बेसिकली? तो ये बेस्ड है कनेडियन फेडरेशन पर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कनाडा की, तो कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ और चीज़ें बोरो की हैं, जैसे कि दैट इज़ द रेसिड्यूरी पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से बोरो किया है? कनाडा से। साथ साथ हमने गवर्नर की अपॉइंटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यहीं से लिया है। एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है, जो जुडिशरी है उसका जो एडवाइजरी नेचर है उसका कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? यहीं से बोरो किया है। साथ साथ अगर जो हम बात करें रशिया की, ठीक है, तो रशिया उस टाइम पर क्या था? USSR था। तो यहाँ से हमने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट जो हमने बोरो किया है और जिसे हमने 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किया था अपने संविधान में। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर ऐड करी गई थी। ठीक है, एंड दिस इज अंडर द पार्ट 4A एंड आर्टिकल्स इज देयर 51A। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया था और बाद में 86th अमेंडमेंट के तहत हमने एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमने ऐड ऑन करी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये कब करी थी? 2002 के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है नाउ। और इसमें यहाँ पर हमने जो एक कॉन्सेप्ट है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडिया, ठीक है, जो प्रियम्बल के अंदर है, सोशली इकोनॉमिक
सोशली, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं प्रियम्बल के अंदर स्पेसिफिकली, तो वो कॉन्सेप्ट भी हमने रशिया से बोरो किया है। यूएसए की बात करें जब हम, तो यूएसए से इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट को हटाने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से बोरो किया है। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों का जो फंक्शनिंग है वो भी हमने यहीं से लिया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ फंडामेंटल राइट्स, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है, और वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ये जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स के नाम से, ठीक है। एंड साथ में हमने सुप्रीम कोर्ट की भी कई सारे कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से फॉलो किए, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आज आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी जो टर्म है ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे बोरो किया है, और इसे मेंशन्ड है दैट इज इन पार्ट 18 के अंदर ये जो इमरजेंसी का प्रोविजंस है ये मेंशन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर इमरजेंसी आपकी 3 टाइप की देखने को मिलती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है आपकी स्टेट इमरजेंसी, या फिर आपका प्रेसिडेंशियल रूल, और थर्ड है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी आपका आर्टिकल 352 में आता है, स्टेट या प्रेसिडेंशियल रूल आपका 356 के अंदर आता है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है 360 के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इज रिलेटेड विद आर्टिकल 356। 352 और 356 हम जान चुके हैं। 359 एक आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या होता है, ये पावर देता है किसको, ये आर्टिकल पावर देता है प्रेसिडेंट को। ये आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करें, सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी स्पेसिफिकली। देखिए नेशनल इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन होता है वो थ्रू द आर्टिकल 359 के तहत होता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी किस वजह से होगी, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन या फाइनेंशियल किसी भी टाइप की हो सकती है। और आपको ये पता ही होना चाहिए कि अभी तक भारत में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर की पोस्ट के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो देखिए सबसे पहले हम सभी आर्टिकल्स को देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम बात करते हैं 354 की। 354 जो आर्टिकल है ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर की बात करता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर के बारे में यहाँ पर बात करता है। गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर ये बात करता है। नाउ 53 की बात करते हैं, दिस रिलेटेड विद द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। भाई हर राज्य में एक गवर्नर होगा, ये मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 353 के अंदर। 153 नॉट 353, 153, शायद मैं 353 बोल गया हूँ तो सॉरी फॉर दैट, 153 है यहाँ पर। फिर 155 आर्टिकल है, 155 नंबर आर्टिकल, ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। और 156 नंबर आर्टिकल, ये टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में यहाँ पर बात करी गई। सिंपल क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा गया पोस्ट ऑफ द गवर्नर की पोस्ट होनी चाहिए, ये आर्टिकल 153 में मेंशन्ड है, दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दैट कैन बी इन अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अंदर इंक्लूडिंग सीएम, वो एक मैक्सिमम नंबर कितनी होगी, ये है कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये तो भाई इसकी एक लिमिटेशन जो है 15%, ये ऐड ऑन करी गई थी थ्रू 91st अमेंडमेंट एक्ट जो था 2003 का, उसके तहत यहाँ पर ये चीज़ ऐड करी गई थी, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक लॉ आया था एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। तो कौन सा शेड्यूल आ गया यहाँ पर, शेड्यूल 10 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द गवर्नर अनाउंस द ऑर्डिनेंस किस अनुच्छेद के अनुसार वो दे सकते हैं। तो एक आर्टिकल है 213, ठीक है, ये गवर्नर को ये अधिकार देता है कि अगर जो
गवर्नमेंट जो है उसका सेशन नहीं चल रहा है, मतलब जो असेंबली है उसका सेशन नहीं चल रहा है, तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है। और इसी के साथ साथ एक आर्टिकल है 123। तो 123 देखिए रिवर्स में चल रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, सिमिलर वर्ड्स है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया गया है कि अगर जो पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं है, स्पेशली लोकसभा सेशन के अंदर नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ये आपका प्रेसिडेंट का हो गया। 321 आर्टिकल जो है ये बात करता है बेसिकली पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ, यहाँ पर पावर किसकी बात है, फंक्शन पावर दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं टू एक्सटेंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके क्षेत्रों, उसके अधिकारों के एक्सटेंशन के बारे में यहाँ पर बात कही गई। आर्टिकल 321, आर्टिकल 312, दिस इज रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में ये आर्टिकल आपका बात करता है। बट यहाँ पर आर्टिकल 312 है, तो 312 ए के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो 312 ए ये पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है, ठीक है, कि वो वेरी कर सकता है या रिमूव या रिवोक कर सकता है कंडीशंस, जो ऑल इंडिया सर्विसेज की कंडीशंस है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और वो मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 312 ए, ठीक है। और 312 आपको पता ही है, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का जो गठन है ये होता है 1953 के अंतर्गत, ठीक है। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, रिटायर्ड CJI, जिनका नाम होता है फजल अली, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन किया जाता है जो 3 मेंबर कमेटी होती है, ठीक है, और जिसे हम फजल अली कमेटी के नाम से जानते हैं या कमीशन के नाम से जानते हैं। इनके साथ साथ 2 लोग और होते हैं, HN हुंजरू और प्लस KM पानीकर। तो ये 2 लोग, 3 लोगों की कमेटी गठित की जाती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से 1953 के अंतर्गत। किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और ये कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट को कब, इन 1954 के अंतर्गत, नहीं सॉरी 1954 नहीं है, 55 है, 55 में करता है, सितंबर के अराउंड 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। और ये एक्सेप्ट करता है कि एक मोटे तौर पर ये एक्सेप्ट करता है कि लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट का पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर साथ साथ एक थ्योरी को या एक कॉन्सेप्ट को ये क्या कर देता है, रिजेक्ट करता है। और वो थ्योरी ये थी कि वन लैंग्वेज वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो ये कॉन्सेप्ट को भी क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट हाँ, ब्रॉडली ये कहा जाता है कि भाई एक भाषाओं के आधार पर थोड़ा सा गठन होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई थी इनके द्वारा। और आपको ये पता ही होगा कि भाई जो फर्स्ट स्टेट है लैंग्वेज के बेसिस पे या लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो गठित हुआ था वो था आंध्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन में पूछा गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, तो ये थे आपके फजल अली। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये कॉन्सेप्ट आपका आता है फ्रॉम द DPSP। DPSP आपका ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा करेक्ट आंसर। और DPSP जो है स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 38 एंड 39, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस इन रियलिटी बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत। और DPSP जो है वो आर्टिकल नंबर 36 to 51 तक आते हैं और ये पार्ट 4 का हिस्सा है, पार्ट 4। और हमने कहाँ से बोरो किया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे बोरो किया है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर, दैट इज द नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर किया था हमने अभी एक क्वेश्चन के अंदर कि हमने इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने रशिया से बोरो किया है, रशिया या फिर आप USSR कह सकते हैं इसे, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के तहत इसे हमने भारतीय संविधान में इंट्रोड्यूस किया था। और उस टाइम पर इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। और 86th अमेंडमेंट जो हुआ है उसके तहत हमने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी इसे ऐड ऑन की है।
फंडामेंटल राइट दिख दिया मैंने यहाँ पे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और इसके लिए जो पार्ट आता है, पार्ट 4A आता है, आर्टिकल 51A आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल राइट आपका USA के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बिल ऑफ राइट्स आर्टिकल 12 से लेके आपका आर्टिकल 35 तक यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली राइट टू प्रॉपर्टी इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रॉपर्टी जो है एट प्रेजेंट ये एक लीगल राइट है, या फिर लीगल राइट ऑप्शन आ सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के नाम से भी ये ऑप्शन आ सकता है, आपको दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो लीगल राइट पहले एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। तो अब ये राइट टू प्रॉपर्टी दिस वाज द फंडामेंटल राइट अर्लियर, बट 44th अमेंडमेंट जो हुआ था, 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, उसके तहत इसे लीगल राइट दे दिया गया था, करार कर दिया गया था। और अब ये जो आर्टिकल है ये एज अ आर्टिकल 300A के रूप में जाना जाता है, 300A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस इज ऑल्सो द सिंपल क्वेश्चन, नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर, ये जो आपका 4A है इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं। बेसिकली हम यहाँ पर डायरेक्टली बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर 11 आर्टिकल्स हैं, आपको पता ही है एट प्रेजेंट, ठीक है। एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम एट प्रेजेंट ही लेंगे। यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन द DPSP द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द डायरेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसके लिए डायरेक्शन का काम करती हैं, तो ये डायरेक्शन का काम करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए, दैट इज ऑल गवर्नमेंट, दैट इज ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 74th अमेंडमेंट। तो देखिए 74th अमेंडमेंट जो है ये कब होता है, ये होता है 1992 के अंतर्गत, ठीक है। और इफेक्टिव होता है बेसिकली, ठीक है, 1993 में। और इसके तहत एक पार्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो कहलाता है आपका 9A। 9A इंट्रोड्यूस होता है, और ये आपका किसका होता है, म्यूनसिपैलिटीज़ का, म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर आप इसे लोकल अर्बन बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की जब हम बात करते हैं इन द पार्ट 9A, ये आता है आर्टिकल नंबर 243 P से लेकर आपके 243 ZG तक, ठीक है। तो दीज आर द आर्टिकल रिलेटेड विद द 9A, स्पेसिफिकली विद द म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। 94th अमेंडमेंट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट डिड द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो 3-tier सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम जो है बेसिकली किस अमेंडमेंट के तहत आता है, दिस कम्स अंडर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये भी 1992 के अंतर्गत आया था, जिसे 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, जिसमें हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी कमेटीज़ रही हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV राव कमेटी, एंड देन LM सिंघवी कमेटी, पुंची कमेटी, इस तरीके से कमीशंस या कमेटीज़ बहुत सारी रही हैं जो रिलेटेड रहती हैं आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। 24 अप्रैल को हम हर साल मनाते हैं पंचायती राज डे। फर्स्ट पंचायती राज पंचायती सिस्टम या 3-tier सिस्टम इंस्टीट्यूट करने वाला या लागू करने वाला जो एक राज्य था वो था राजस्थान। और राजस्थान का भी स्पेसिफिकली बात करूँ तो नागौर डिस्ट्रिक्ट था यहाँ पर, ठीक है। 71st अमेंडमेंट की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये भी आपका 1992 के अंदर ही इंट्रोड्यूस होता है, उसी टाइम पर आता है ये। इसके अंदर कोंकणी मैथिली है ना, कोंकणी, मैथिली एंड नेपाली, ये 3 लैंग्वेजेस को हमारे 8th शेड्यूल में ऐड ऑन किया गया था। 8th शेड्यूल क्या था आपका, लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में किया था, 9A पार्ट 9A, और साथ में शेड्यूल 12 को भी यहाँ पर ऐड किया गया था। शेड्यूल 12 किसके लिए है, शेड्यूल 12 है आपका म्यूनसिपैलिटी का, शेड्यूल 11 है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, और 10th शेड्यूल आपका किसका था, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड आपका था, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी रिसेंटली बाद में ऐड ऑन हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
देखिए अब सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन पावर है वो 3 टाइप का या 4 टाइप का आपको देखने को मिलेगा। एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, एक होता है अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन, थर्ड वन इज दैट एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, एंड फोर्थ वन इज दैट रिव्यू ज्यूरिडिक्शन। ठीक, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन 131 नंबर आर्टिकल के थ्रू देखने को मिलता है या मेंशन्ड है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अपीलिएट 133 आर्टिकल नंबर आता है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन 136 एंड 143 आर्टिकल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, और रिव्यू ज्यूरिडिक्शन जो है वो आपको देखने को मिलता है 137 नंबर आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो रिलेटेड है विद द ज्यूरिडिक्शन पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आपको इनको ध्यान रखना है। आते हैं आप क्वेश्चन पर। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो कि आर्टिकल नंबर 131 से रिलेटेड है, इसका मेन काम क्या है कि जो डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर ऑफ द स्टेट, इसको निपटाना है। भाई बिल्कुल सही है, पहला तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार या किसी 2 राज्य 3 राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट है उसको निपटाने का काम या उसको समाधान करने का काम जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए डिस्प्यूट जो है वो ये निकालने का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर इसका नहीं आता है। एडवाइस कर सकता है बाकी अब चीज़ें, बट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं आता। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी के बीच में डिस्प्यूट नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों एक ही है एक तरीके से, क्योंकि यूटी को भी एडमिनिस्टर करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है, तो वो अपने आप से ही लड़ेगी क्या? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि डिस्प्यूट बिटवीन 2 एंड मोर स्टेट्स, तो जैसे आंध्रा और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, असम के बीच, अरुणाचल के प्रदेश बीच में भी कई सारे डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं छोटे मोटे, नागालैंड के बीच में डिस्प्यूट होते रहते हैं, तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स को निपटाने का काम सुप्रीम कोर्ट जनरली करती है। ठीक है, 1 एंड 4 यहाँ पर रहेगा, तो 1 एंड 4 कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, दिस इज रिलेटेड विद द डिफरेंट पॉइंट्स, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है करेक्ट है। देयर इज नो मोशन, नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई जिक्र नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में क्यों होगा भाई? देखिए पार्लियामेंट के अंदर 2 चीज़ें हैं आपकी, बेसिकली पार्लियामेंट बनता है 3 चीज़ों से, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज सेपरेट, राज्यसभा आपकी क्या है? परमानेंट बॉडी है, इसको रिजॉल्व किया ही नहीं जा सकता। बात रही लोकसभा की, तो लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है इन ट्रेडिशनली, और बेसिकली वाइस वर्सा की बात करूँ तो यहाँ पर ऑन द ओपिनियन और बेसिकली ऑन द ये होता है ना प्रेसिडेंट के प्रसाद अनुसार या उनकी इच्छा अनुसार लोकसभा चलेगी, मांग कर सकते हैं कभी, उनके पास अधिकार है, बट बेसिकली यहाँ पर एक कन्वेंशन है कि जब तक मेजोरिटी रहेगी तब तक सरकार चलती रहेगी, ये चीज़ होती है। तो लोकसभा एक ऐसी बॉडी बचती है जो डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होगा, ओनली लोकसभा हो सकता है, ये गलत हो जाता है आपका। बिल कैन बी टेबल्ड आइदर ऑन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए बिल किसी भी हाउस में नहीं जा सकता। ठीक है, कौन सा बिल? स्पेशली हम मनी बिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मनी बिल इज रिलेटेड विद द आर्टिकल नंबर 10। ठीक है, आर्टिकल नंबर 10 से रिलेटेड है, तो ये सिर्फ लोकसभा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर प्रायर परमिशन होती है या रिकमेंडेशन होती है किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या है? गलत है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन, भैया प्रेसिडेंट ने सबसे पहले इसको रिकमेंड किया था, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन होती है, उसके बाद वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, तो भाई वो क्यों अपना भाई खुद की चीज़ को खुद की काटेगा बंदा, है ना? तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? कैन नॉट रिटर्न नहीं कर सकते, पास करना ही पड़ेगा, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। ओके, तो ये आपकी कुछ रेट्स हैं। ठीक है, अब रेट्स के बारे में हम बात करें तो रेट्स जो हैं वो कौन इशू करेगा? सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा और हाई कोर्ट इशू करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत इशू करता है, और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत इशू करता है। यहाँ पर हाई कोर्ट की जो रिट इशू करने की जो ताकत है या कैपेसिटी है बेसिकली, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के मामले में प्लस अदर लीगल मैटर्स को लेकर भी रिट इशू कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स को लेकर
रिट इशू करता है। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हिबस कॉर्पस, ठीक है, हिबस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में कहते हैं इसे, तो ये किससे रिलेटेड है? सो दिस इज रिलेटेड विद द टू प्रोड्यूस इन अ पर्सन। ठीक है, टू प्रोड्यूस इन अ पर्सन। मैंडमस जो आता है ये रिलेटेड है विद द रिस्ट्रिक्टिंग ऑफिशियल टू एक्ट, और सर्टियोरी ये आपका रिलेटेड है विद द री एग्जामिनिंग लोअर कोर्ट रिकॉर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट ने अगर जो कोई आदेश दिया है तो उसको दोबारा पुनः चेक कर सकता है, ये अधिकार सर्टियोरी के द्वारा है। वह वारंटो में आता है एक्सरसाइजिंग पावर अंडर विच अथॉरिटी, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर आपका मिलेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ओके, दीज आर रिलेटेड विद द कमीशंस। डिफरेंट कमीशंस हैं, कब कब गठित हुए ये बताना है। नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन ये इस्टेब्लिश होता है 1992 के अंतर्गत। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका इस्टेब्लिश होता है 1993 के अंतर्गत। एंड काका केलकर कमीशन 1953 के अंदर होता है। एंड ये आपका जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ये आपका 2005 में आता है। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, दो स्टेटमेंट से आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है या क्या चीज़ें हैं। फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस मिनिस्टर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट। नहीं, ये काम फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं, ये होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो तय करेंगे कि जो बिल आया है वो मनी बिल है और नहीं है, बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करने का काम उनका है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत है। In the year of in the system of diarchy was introduced by the government of India Act 1935 during British period। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। डायरकी जो इंट्रोड्यूस हुई थी ये हुई थी 1919 के एक्ट के द्वारा, जिसे हम माउंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। तो दोनों गलत हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स या स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिलेशन टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये एक्ट जो है 12 अक्टूबर 2005 को इन्फोर्स होता है, ये करेक्ट है। ये रिपील करता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को, ये भी करेक्ट है। और रिप्लेस करता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 को, ये भी करेक्ट है। इट डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच अंडर आर्टिकल, ये प्रोटेक्ट करता है, ये डज नॉट नहीं आएगा, ठीक है, ये करता है बेसिकली, तो ये गलत हो जाता है। 1 2 3 है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आई थिंक दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए 4 स्टेटमेंट से आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल ये किसी भी हाउस में डाला जा सकता है या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं आर्टिकल 368 आपको बिल्कुल ध्यान आ जाना चाहिए। ठीक है, सेंटर एंड स्टेट हैव इक्वल पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, देखिए यहाँ पर सेंटर स्टेट, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड करना है तो सेंटर के पास सारी पावर, स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा। Amendment in the 7th schedule requires the ratification by the legislature of not less than and half। तो देखिए 7th शेड्यूल जो है उसको अमेंड करना है तो उसके लिए भाई क्या चाहिए, होता है कि भाई स्पेशल मेजॉरिटी, और होता है ना कि नॉट लेस देन हाफ मतलब 50% स्टेट जो है वहाँ पर राजी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ को मूव ऑन करने के लिए, तो ये भी करेक्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कैन बी ऑल्सो अमेंडमेंटेड। भाई देखिए ऐसी कोई बात कहीं नहीं गई है, अमेंड नहीं हो सकता है, ऐसा अमेंडमेंट करने की बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लाया गया है, तो ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, तो पहला और तीसरा करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सिर्फ करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, सो दिस इज द, ये हमारा था बेसिकली पॉलिटी का पार्ट 3 जो हम कर रहे हैं बेसिकली क्वेश्चन आस्क की सीरीज इन 2024। इसके अंदर हमने ये पार्ट 3 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, लगभग इसमें हमने 20 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है।
आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने फ्रेंड्स से या रिलेटिव्स हैं, बैचमेट्स हैं, जहाँ भी हैं आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।